हेलो अमित जी। सर गुड आफ्टरनून। कौन से हॉस्पिटल में बैठे हैं आप? सर अलीगढ़ में है, अच्छा। देवस्त्रालय में। So it हाँ is जी। not allowed. अच्छा, मुझे अभी ये देखना है कि मैं कैसे स्लाइड शेयर करूंगा बेसिकली ना। सर नो प्रॉब्लम Sorry? सर। मिस्टर दुष्यंत विल प्रेजेंट द स्लाइड सर। No, no, we are नो not प्रॉब्लम। giving. दुष्यंत। हाँ सर, हमारे मिस्टर या पीएमटी में है मिस्टर दुष्यंत। ओके। हाँ, वो स्लाइड प्रेजेंट कर देंगे सर। Good afternoon, sir. गुड Dr. आफ्टरनून Gyan, दुष्यंत good जी। afternoon. एम आई Hello, ऑडिबल? sir. Yes, sir, you are audible. Amit ओके। ji, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। अभी वी आर Amit ji, नॉट स्टार्टिंग मैं येट। present कर रहा हूँ slide. I am going to present from here. यू विल मैं यहाँ प्रेजेंट। से ओके run सर, करूँगा slide. ठीक है सर, ठीक है। गिव मी ठीक है sir. Oh, लाइक 10 मिनट्स मोर। ओके। यस sure, सर। sir. Yes. थोड़ा पिज़्ज़ा विज़ा आया बेटी के लिए, तो वो मैं डिलीवरी रिसीव कर लूँ। ठीक है। आई जस्ट हैंड इट ओवर एंड देन विल स्टार्ट। So slides, Dushyant, how will you move them? I will have to indicate. Next slide, next slide. Yes, sir. You have to intimate me. I will move the next slide. Okay. अमित जी 7 जन ही है अभी मुझे पकड़ के। सर सर आ रहे हैं, आ रहे हैं। 1 बजे का टाइम है, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। सर ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ, सर ने तो ज्वाइन कर लिया।
कोई बात नहीं। हाँ जी अरविंद जी, गुड आफ्टरनून। अरविंद तुम्हारा म्यूट है। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैं रेडी हूँ। लेट मी नो व्हेन टू स्टार्ट सर एंड वी कैन सर स्टार्ट। just 2-3 minutes more, sir. श्योर, नो प्रॉब्लम्स। अमित जी, मैंने सोचा है कि आई स्पीक इन हिंदी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को थोड़ा बेनिफिट होगा उससे। ठीक है सर, नो इशू, नो प्रॉब्लम सर। कुछ पेशेंट्स को भी मैंने शेयर कर दिया था लिंक, तो आई ठीक है। थिंक अ फ्यू ऑफ देम माइट बी विलिंग टू ज्वाइन, तो हिंदी में ही करेंगे। ठीक है सर। अगर हैं कोई ऐसे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, तो देन लेट मी नो, देन विल स्टिक टू इंग्लिश एज पर नो कन्वीनियंस। नो सर, नो सर, नॉर्थ इंडिया के ही मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया से ही हैं, तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद हिंदी सर। क्योंकि आजकल लैंग्वेजेस पे बड़ी इश्यूज चलती है ना। देखिए, आइए।
Most technical or the अमित जी स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर, सर। डॉक्टर ज्ञान, should we start? I think we should start now. Sure. Yes, sir. Sir, let me introduce you to all my team members, sir. On behalf of Janberg, I would like to welcome Dr. Gyan Trivedi, MS Ortho, Dr. Gyan schooling from Singapore and MBBS from Manipal and PG from Gujarat. From last 10 years, Dr. Gyan doing orthopedic practice, and also Dr. Gyan taking care of orthopedic department of Prayag Hospital, Noida. For the last 10 years, Dr. Gyan is doing their private practice also. Dr. Gyan supports us on Nervigen group, Nervigen injection, Power Jessic, as well as Zix ROD. Now, I would like to hand over the session to Dr. Gyan. Thank you so much. Basically, मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू जेनबर्ग. आप लोग ने इनिशिएटिव लिया और ऑर्गेनाइज किया एक छोटा सा टॉक ऑन नी आर्थराइटिस. नी आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन कंडीशन है. बेसिक्स में अगर हम जानना चाहें तो पहले तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड. तो अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं और बोन्स जो हैं वही हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है, वही हमें खड़ा कर पाता है, वही हमारे मूवमेंट्स और फिजिकल मोशन सारी चीज़ें कंट्रोल करता है.
तो बोन्स कैसे मूव करता है? बोन्स डिवाइडेड हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे बोन्स जब आपस में जुड़ती हैं उनको जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट बने होते हैं बहुत तरीके के। जॉइंट्स जो हैं उनको मूव कराने के लिए स्पेशल सरफेसेस होते हैं जो स्मूथ होते हैं। क्योंकि आप जैसे देखते हैं कोई भी एरिया जहाँ पे हिंज होता है, जहाँ पे मूवमेंट होता है, जैसे आपका दरवाजा है, हिंज पे मूव करता है, या कोई भी और चीज है जिसमें आपको मूवमेंट चाहिए, तो वो चीज का सरफेस जहाँ पे मूवमेंट आ रहा है वहाँ फ्रिक्शन होगा। तो वो फ्रिक्शन सरफेस सबसे स्मूथ होना चाहिए, तभी आपके जॉइंट्स मूव करेंगे और लास्ट करेंगे। अगर आपका वो सरफेस स्मूथ नहीं है जहाँ पे मूवमेंट है, तो फिर वो सरफेस आपका लास्ट नहीं करेगा, वो बना नहीं होगा जॉइंट के कहलाने के लायक। ठीक है। तो अभी क्या है सिचुएशन कि हमारे जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं बॉडी में, मेजर जॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे आपका हिप जॉइंट है, आपके शोल्डर जॉइंट्स हैं, आपके नी है, एंकल है, रिस्ट है, ठीक है, कंधे हो गए, कूल्हे हो गए, घुटने हो गए, कलाइयां, एड़ियां, ये मेजर जॉइंट्स हैं आपके, कोहनी। ठीक है। इनको सबसे ज्यादा मोबाइल रहना है आपकी पूरी लाइफ। तो अगर आप 70 80 90 ईयर्स जी रहे हैं, आपको बचपन से लेकर के 90 ईयर्स तक आपको इन जॉइंट्स को मोबाइल रखना है। मोबाइल मतलब फ्लेक्सिबल रखना है कि ये मूव करते रहें और इतना लास्ट करें। और बॉडी बनी है ऐसी है कि ये जॉइंट्स में जो लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये इतनी स्मूथ होती है कि ये इतने साल लास्ट करती है, क्योंकि बनती सिर्फ एक बार है। कार्टिलेज जो हमारी है वो एक बार बनती है बचपन में, जब आप पैदा होते हैं, और वो ही ग्रो करती है, थोड़ी बहुत रिपेयर होती है, पर लास्ट वही ओरिजिनल कार्टिलेज आपकी पूरी लाइफ करती है। तो बॉडी का मेंटेनेंस और रिपेयर और रिप्लेनिशमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि आपके ओरिजिनल कार्टिलेज ही आपको पूरी लाइफ आपको सस्टेन करती है। अनफॉर्चुनेटली हर केस में ये नहीं होता। सारे लोगों के जॉइंट्स लास्ट नहीं कर पाते। कुछ कार्टिलेज जल्दी डैमेज होती है। जब वो कार्टिलेज डैमेज होती है और आपके दो स्मूथ सरफेसेस जो स्मूथ होने चाहिए वो रफ हो जाते हैं और फिर खुरदते हैं आपस में और बोन टू बोन कांटेक्ट शुरू हो जाता है, वो एक्सपीरियंस पेनफुल होता है। अब उस पेनफुल एक्सपीरियंस को हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस में जिसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हैं कि आपके इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन है, आपके पेन मॉलिक्यूल्स वहां पे एक्टिवेटेड हैं, आपके जो जो जॉइंट की लाइनिंग है जहाँ पे लुब्रिकेंट और मल्टीपल चीजें सिक्रीट होती हैं वो खराब हो चुकी हैं। कार्टिलेज जो गद्दी है जो वेट बेरिंग में भी सपोर्ट देती है वो खराब हो चुकी है। तो ये सारे मल्टीपल डैमेजेस का क्यूमुलेटिव टर्म है आर्थराइटिस। नेक्स्ट स्लाइड। तो मसल्स हमारी क्या काम करती हैं? मसल्स अटैच होती हैं आपके बोन्स के ऊपर और नीचे, जॉइंट्स के अक्रॉस बेसिकली, और वो जॉइंट्स को मूव कराती हैं। ठीक है। तो मसल की जो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसमें जब नर्व्स आती हैं और सिग्नल आता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली, और करंट आता है उसमें मसल में, तो वो टिश्यू ट्विच करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो फाइबर्स ही बने हैं ऐसे कि वो मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे बीच में रास्ते में अगर कहीं हिंज है जो जॉइंट है तो वो जॉइंट को मोड़ देगा। ये क्या काम है आपके मसल्स का। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया कि आपका जॉइंट है, जैसे ये आपको नी जॉइंट दिख रहा है, तो नी जॉइंट में आपको अच्छा स्मूथ सरफेस मिलता है कार्टिलेज का। जो वाइट एरिया दिख रहा है वो पूरा का पूरा कार्टिलेज है। तो ये सरफेस ही बनाया गया है कार्टिलेज, स्मूथ सरफेस, जिससे कि आपका जॉइंट मोबाइल, सपल और स्मूथ रहे। और उस एरिया में जहां पे आपको जॉइंट के बीच की जो स्पेस दिख रही है, अब जब आप एक्सरे कराते हैं तो जब हम एक्सरे देखते हैं तो हमें सिर्फ बोन की मार्जिन दिखती है, हमें कार्टिलेज नहीं दिखती। तो जो आपको एक्सरे में नी के बीच में गैप दिखेगा, जो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा गैप बढ़ गया है, मेरा गैप खत्म हो गया है, ये गैप हवा नहीं है, ये गैप वैक्यूम नहीं है, ये गैप आपकी कार्टिलेज की लेयर है जो एक्सरे नहीं पकड़ता, क्योंकि वो हड्डी नहीं है, वो सॉफ्ट टिश्यू है। तो वो गैप दिखता है। उस गैप के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपकी कार्टिलेज कितनी बची हुई है। एक्सरे अगर आपका दिख रहा है और आपके बोन्स ऊपर से नीचे कांटेक्ट में आ गई हैं और गैप खत्म हो गया है, इसका मतलब कि जो कार्टिलेज थी वो खत्म हो गई है वहां पे, और बोन टू बोन कांटेक्ट शुरू हो गया है, और आपका बोन
खराब होना शुरू हो जाएगा, आपकी नर्व्स डैमेज होनी शुरू हो जाएंगे, आपको पेन हो जाएगा। उसी को आर्थराइटिस कहते हैं। साथ में अंदर फ्लूइड होती हैं जो लुब्रिकेंट जैसे काम करती हैं। साइनोवियल फ्लूइड जो लिखा है, उसको सिक्रीट करने की जो सेल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन में होती हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली आपका एक हेल्दी नी जॉइंट है। नेक्स्ट। सेम चीज है ये। नेक्स्ट। बीच में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप चैट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, वी कैन इमीडिएटली गो थ्रू इट, या लास्ट में कर लेंगे। तो ये थोड़ी और डिटेल टॉपिक है कि किस तरह के जॉइंट्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स मूव करते हैं जिनको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, जिसमें फ्लूइड होती है, लुब्रिकेशन होता है, मूवमेंट के लिए बनाए जाते हैं। कुछ जॉइंट्स मूव नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेस सपोर्ट देते हैं। जैसे अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझें कि गर्मियों में चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, तो आप विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट करती है। मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स के बीच में गैप्स होते हैं, उसमें स्पेसेस होती हैं। कंक्रीट में देखेंगे तो गैप्स छोड़े जाते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में गैप्स छोड़े जाते हैं। क्यों गैप्स छोड़े जाते हैं? टू अलाउ फॉर दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ना कि पूरा का पूरा कंटिन्यूस स्ट्रक्चर हो तो एक्सपैंड करने में क्रैक हो जाए। बॉडी में भी बोन्स डिवाइडेड हैं इनटू पार्ट्स, एंड उनके बीच में भी यही फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड वाइब्रेशन, स्लाइट मूवमेंट्स, जिनको हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। या कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस भी उसी एरिया में आते हैं। स्पाइन के अंदर जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो डिस्क हैं, जो अक्सर हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स हो गई या डिस्क हमारी खिसक गई है, वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि वो कार्टिलेज की बनी हुई है और वो भी प्रेशर लेती है, वो स्पाइन का वेट लेती है, लोड बेयरिंग है, और मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं करती, खाली फ्लेक्सिबल है, हल्का फुल्का अलाउ करती मूवमेंट। पर ओवरऑल स्पाइन क्योंकि मल्टीपल पार्ट्स में बनी हुई है, तो इसलिए ओवरऑल वो मूवमेंट दिखा पाती है। पर इंडिविजुअल स्पाइन का जॉइंट इतना ज्यादा मूव नहीं करता, माइक्रो मूवमेंट्स अलाउ करता है। फाइब्रस जॉइंट भी उसी टाइप के हैं। जैसे आपका चेस्ट में देख लें, आपका कॉलर बोन जहाँ पे अटैच होती है, वहां पे भी ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पर हल्का फुल्का है, वेट बेयरिंग स्ट्रेस है, तो वो हल्का मूवमेंट अलाउ करती हैं। ये इन जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट। मसल की डिटेल्स हैं बेसिकली कि मसल कैसे काम करती है। तो जब जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक एल्बो जॉइंट है, कोहनी है आपकी। अब कोहनी की जॉइंट हमें मूव करनी है ऐसे और ऐसे। तो एक मसल आ रही है इस जॉइंट को क्रॉस, ऊपर ऊपर से आ रही है और क्रॉस करके आपके नीचे वाले बोन पे अटैच हो रही है, इसको हम कहते हैं बाइसेप्स। ये जब खींचती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एल्बो। और पीछे वाली मसल है जो ऐसे आती है और बोन को क्रॉस, जॉइंट को क्रॉस करके यहाँ पे अटैच होती है, वो है ट्राइसेप्स। जब वो खींचती है तो आपकी खुल जाती है एल्बो। तो मूवमेंट कराती है बेसिकली मसल्स। नेक्स्ट। अब पेन की डिटेल्स है बेसिकली कि पेन पाथवेज होते हैं। पेन का क्या होता है? पेन तो हम सब जानते ही हैं क्या होता है। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस की बात है कि पेन सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है। दोनों यूजुअली कंबाइंड होते हैं। अगर आपको चोट लगी है तो आप खाली उसका पेन ही नहीं, आप मेंटली भी डिस्टर्ब होते हो और वो पेन प्रोलॉन्ग कर देता है। तो ये पेन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट। और पेन पाथवेज हैं तो बेसिकली जब आपको किसी एरिया में चोट लगी है, जैसे आपके इसमें डायग्राम में देखें तो आपके थाई मसल में चोट लग गई, ठीक है, तो अब वहाँ की नर्व्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। फिर डैमेज नर्व्स और उस एरिया का डैमेज जो है, वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो जाते हैं आपके नर्व के थ्रू और कंडक्ट होती हैं। नर्व के सिग्नल्स ऊपर जाते हैं सीधा ब्रेन में, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, फिर ब्रेन में जाते हैं, और वो आपका सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं कि आपको पेन हो रहा है। और एक चीज ये है कि पेन सेंसेशन की जो पाइपलाइन है और प्रेशर सेंसेशन की जो पाइपलाइन है और बर्निंग सेंसेशन की जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइनें एक ही हैं ब्रेन तक की। तो जब आप कितनी सारी आपकी जो दवाएं हैं, जो जेल्स हैं, जो जिसमें स्पाइसी केमिकल्स होते हैं, जो मिर्च वाला केमिकल है कैप्साइसिन, ये बर्निंग क्रिएट करता है स्किन में, ये कैसे काम करता है? या मेंथॉल, मेंथॉल ठंडा करता है, ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली
या मसाज से प्रेशर मिलता है, तो ये कैसे काम करता है। तो जब पेन जा रहा है जिस रास्ते से ब्रेन में, और ब्रेन उस रास्ते से जब ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है कि ये पेन आ रहा है, अगर उस रास्ते में हम कुछ और स्टिमुलस डालें, जैसे बर्निंग आपके मिर्च वाले केमिकल से, या प्रेशर आपकी मसाज से, या ठंड पहुंचाना या गर्मी पहुंचाना बिकॉज ऑफ मेंथॉल इवेपोरेशन एंड वो सारी चीजें, तो वो पाथवेज ये ओवरटेक कर लेते हैं, क्योंकि दे आर यूजिंग द सेम पाथवे, सेम रोड से जा रहे हैं लोग ब्रेन। तो जब ये पहुंचने लग जाते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन स्विच कर लेता है, सोचता है कि केमिकल मुझे इनपुट तो आ रहा है उसी जगह से, पर अब आने लग गया मुझे प्रेशर का, तो वो सारा पेन का सिग्नल शिफ्ट कर देता है प्रेशर की तरफ, या बर्न वो जलन वाले सेंसेशन की तरफ। तो जब ये स्विच हो जाता है तो ब्रेन वो पेन सेंसेशन मैप करना कम कर देता है। वो मैपिंग कम हो जाती है तो आपका पेन सेंसेशन कम हो जाता है। वहां पे उस एरिया में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो हीलिंग तो अपनी नेचुरल प्रोसेस से चलेगी, अपने टाइम लेके चलेगी, पर ये पेन सेंसेशन आपका चेंज हो गया है। इस तरह से कई इस चीज का फायदा उठाती हैं कंपनीज जो ड्रग्स बनाती हैं, और इसी से हमें बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो हिंदी में सूजन कहते हैं। सूजन कब आती है? सूजन आती है जब किसी एरिया में, किसी टिश्यू में नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड आ गई है। नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड कब आएगी? किसी एरिया में, जैसे घुटने में इसको चोट लगी, ये लाल दिख रहा है, ये सूजा से दिख रहा है, तो जब कोई चोट लगती है तो वहां की ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपका बाथरूम है, आपके बाथरूम में पाइप डैमेज हो गए हैं, किसी ने कुछ बम फोड़ दिया आपके बाथरूम में, पाइपें फट गई, प्लम्बिंग फट गई, और पानी लीक कर रहा है, तो वो पाइप से तो जा नहीं रहा वापस पानी, वो वहां पे लीक कर रहा है आपके, तो फ्लोर में फ्लड हो रहा है पानी। तो वैसे ही वहां पे टिश्यूज हैं, टिश्यूज में सिस्टम है कि आर्टरी से ब्लड आएगा और वेन से चला जाएगा वापस, वो रेगुलर सिस्टम जो है, अब वो नहीं मेंटेन हो रहा, क्योंकि वहां पे लीक हो रहा है, तो लीक हो रहा है तो बाहर निकल रहा है पानी, वो एरिया सूज रहा है। तो उस सूजन को हम डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वैसे इन्फ्लेमेशन में और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, कि केमिकल मीडिएटर्स हैं, क्यों कर रहा है, ब्लड कैसे वेसल्स वो हो रही हैं, बहुत सारी चीजें, पर मेनली सूजन को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारे फार्मा पढ़ने वाले और हमारे ड्रग कंपनीज वाले बहुत जानते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल मीडिएटर है जो पेन से रिलेटेड है, और मुझसे ज्यादा तो आई थिंक अरविंद को पता होगा। नेक्स्ट, ठीक है, आर्थराइटिस में हम आ गए। तो आर्थराइटिस जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और इसमें जॉइंट खराब होने लग जाता है। अगर आप इस इमेज में देखें तो इस इमेज में आपको दिखेगा कि ये नी कैप दिख रही है, बड़ा सा गोल, और नी कैप के जस्ट पीछे जो आपकी कार्टिलेज की लेयर होनी चाहिए थी नी के ऊपर, तो ये आपका नी कैप है, ये आपका नी कैप है, और ये आपका नी का सरफेस है। ये सरफेस आपका स्मूथ और कार्टिलेज का होना चाहिए था, ये डैमेज हो गया है। वो खुरदरापन, वो लाल एरिया, वो आपको दिख रहा है कि वो डैमेज्ड है। अब वो जब एक बार खुरदरा हो जाता है तो वो बढ़ता रहता है, और क्योंकि ये मूवमेंट बेस्ड चीजें हैं, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो डैमेज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, इवेंचुअली आपकी पूरी की पूरी लेयर ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक टर्म मैं आपको बता दूं, और जब आप कई बार जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको दो तरह की आर्थराइटिस वो बता सकते हैं। एक आर्थराइटिस होती है जो एज रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस इन द सेंस की जॉइंट पे स्ट्रेस, फिजिकल डैमेज, चोट लगने के बाद, ये सारे डैमेजेस जो हैं, या पुरानी हो गई जॉइंट एज रिलेटेड, इन डैमेज को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, एक डैमेज होता है जो आपको अर्ली एज में हो सकता है, आपको 20s 30s 40s में भी हो सकता है। वो क्यों होता है डैमेज? आपकी जो इम्यून सिस्टम है, वो आपका इम्यून सिस्टम आपकी जॉइंट की लेयर्स को फॉरेन बॉडी मान लेता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों हो गया, वायरस के इन्फेक्शन के बाद हो गया, कोविड के बाद हो गया, वट एवर रीजन्स, या ऑटो इम्यून कंडीशन ही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड कंडीशन है, वो ये सारी कंडीशंस इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। इम्यून सिस्टम आपका हाइपर एक्टिव है और आप ही के जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सोच करके कि ये फॉरेन बॉडी है, ये बॉडी का पार्ट नहीं है। इस डैमेज को, ये कंटिन्यूस डैमेज है,
ठीक है, तो इस डैमेज को हमें रोकने के लिए दवाएं अलग देनी होती हैं, जो होती हैं इम्यून सिस्टम को कम करने वाली, जैसे स्टेरॉइड हो गई या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हो गए, आपने मेथोट्रेक्सेट सुना होगा, लेफ्लुनोमाइड सुना होगा, सास सुना होगा, HCQS सुना होगा। ये सारी दवाएं आपके इम्यून सिस्टम में काम करती हैं, रूमेटोलॉजिस्ट इनका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, एक बार डैमेज कंप्लीट हो गया, स्टेज आ गई कि भाई नी खराब हो चुकी है, अब इसमें कुछ बचाने लायक बचा नहीं है और पेशेंट चल नहीं पा रहा, तब हम सर्जरी में ऑप्शन देते हैं, भाई आप नी रिप्लेस करा लीजिए। ठीक है, तब तक मैनेजमेंट इनका मेडिकल होता है कि आपकी पूरी लाइफ चलानी है नी को, तो आपका जो डैमेज है वो रुका रहे, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर, तो वो हो गया आपका इम्यून वाला सिस्टम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड। ये वाला है जो एज से होता है, ये 60s 70s तक आता है, इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि एक्सरे में आपको दिखेगा कि नी जॉइंट के बीच का स्पेस कम हो रही है। सबसे ज्यादा कॉमनली हमारे जो अंदर वाली स्पेस है घुटनों की, वहां पे सबसे ज्यादा कॉमनली कम होता है, और वहीं पे इन्फ्लेमेशन और डैमेज स्टार्ट होता है। जब बोन पे स्ट्रेस आता है कि कार्टिलेज कम है और बोन ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो बॉडी के रिएक्शन होते हैं कि बोन को बढ़ाए, बोन वो ट्राई करती है बॉडी की किसी तरह से मैं कॉम्पेंसेट करूं, उसको लगता है कि चलो मैं बोन और बना दूं, शायद पेन कम हो जाए। तो बोन ग्रोथ साइड साइड में आपको दिखेगी कि एबनॉर्मल सी दिख रही है, खुदरी खुदरी एरियाज दिख रहे हैं, जहाँ पे बोन नॉर्मल स्मूथ मार्जिन होनी चाहिए वहां से स्पर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होती है वो सब निकल रहे हैं। तो ये सारे टिपिकल साइंस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जो हम देख लेते हैं नी में। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका मेन पेन किलर जो आ जाता है, आजकल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है एसिक्लोफेनाक। ये केमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो सुना था आपने, वो आपका नहीं प्रोड्यूस हो रहा या कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो पेन किलर है ये आपका आपकी बीमारी नहीं दूर करता, ये आपको कंफर्टेबल बना देता है कि आप झेल पाए। ठीक है, ये आपका डैमेज नहीं रोक रहा, ये आपके नी को इम्प्रूव नहीं कर रहा, ये आपको बस पेन रोक रहा है, जिससे कि आपको सिम्टम्स ना हो, क्योंकि इंसान को पेन ही रोकता है। इंसान पूरी लाइफ अपना निकाल दे, कुछ ना कराएं, चाहे जो भी हो रहा बॉडी में, पेन आता है तभी इंसान आता है कि भाई परेशान है, डॉक्टर के पास चलो। जब पेन नहीं रुकता, तो पेन ही हम दूर करते हैं। अब चाहे हम आर्टिफिशियली दूर कर रहे हैं, चाहे हम नी रिप्लेस करके दूर कर रहे हैं, चाहे हमने बीमारी को जड़ से मिटा दिया, वो अलग तरीके हैं। अब इस बीमारी को जड़ से मिटाने का तरीका है नहीं, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ बनती है कार्टिलेज, ये दोबारा होती नहीं है, हम लोग रिप्लेस करते नहीं है इसको, तो ये एंड होता है नी का, ओरिजिनल नी का। फिर आप रिप्लेस कराओ या मैनेज करो पेन किलर से। नेक्स्ट, ये हमारे जेनबर्ग की मेडिसिन है जो काफी प्रमोट की जाती है मेरे पास आके, जिक्स आर। तो इसमें आपको पेन किलर मिल जाता है, इसमें साथ में आपको एंटासिड कंबाइंड मिलती है, तो आपको अलग से एंटासिड की गोली नहीं खानी। अब पेन किलर्स एसिडिटी करते हैं, क्योंकि हम पेट में लेते हैं, मुंह से लेते हैं तो पेट में जाता है, वहां पे पड़ा रहता है, तो स्टमक की लाइनिंग को खराब करता है। अब अलग अलग दवाएं आती हैं जो अलग अलग लेवल्स में डैमेज करती हैं, पर ओवरऑल अगर पेशेंट मल्टीपल दवाएं ले रहा है दूसरी बीमारियों की भी, और सारी की सारी दवाइयां पेट में जा रही हैं, तो सब कुछ ना कुछ डैमेज करती हैं, पर ब्लेम हमेशा पेन किलर को ही मिलता है, क्योंकि वो नोन कॉज है। ठीक है, तो चाहे आपकी दवा कितनी भी कम एसिडिटी करती हो या जो भी हो, पर पेशेंट क्योंकि 10-15 दवाएं खा रहा है, तो फिर उसको एसिडिटी होगी, सबसे पहले बंद की जाएगी आपकी पेन किलर। नेक्स्ट, ठीक है, सेम चीज है, प्रोस्टाग्लैंडिन हटाओ और दर्द दूर कराओ। नेक्स्ट, ये आपके डेटाज हैं कि कौन सी दवा कितना काम करती है, कौन सी किससे बेटर है। आई थिंक ये लेमैन के लिए तो है नहीं। नेक्स्ट, एंटासिड है, रैबिप्राजोल अच्छी एंटासिड है, पेन किलर के साथ जरूरी है लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सिंगल डोज वाली है, जिक्स ओडी।
जिक्सार ओडी। थैंक यू। कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए या वॉइस करके कर दीजिए। होपफुली मैंने हेलो सिंप्लीफाई सर। करके समझाया थोड़ा बहुत। हाँ जी बताइए। सर गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ रंजीत भारद्वाज, FM गोरखपुर। बोलिए रंजीत जी बोलिए। सर मेरी क्वेरी ये थी कि TKR ऑस्टियोआर्थराइटिस के किस ग्रेड पे होने पे किया जाता है? एक बार मुझे रिपीट कराइए क्या बोला है, क्योंकि आवाज मेरी स्पीकर थोड़ा पुअर है। नी रिप्लेसमेंट कौन से ग्रेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कौन से ग्रेड होने पे किया जाता है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि इस ग्रेड पे ये होता है, उस ग्रेड पे ये करना चाहिए, इस ग्रेड पे ये करना चाहिए, ठीक है। हम जब पेशेंट देखते हैं तो हम एक पेशेंट को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं, ना कि हमारे पास कोई कैटेगरी आ गई जिसको हमें इस डब्बे में डालना है, ठीक है। लेट्स से आपको या आपके किसी जानने वाले को ग्रेड 2 आर्थराइटिस है, जिसमें कार्टिलेज थोड़ा बहुत बचा हुआ है पर कम हो गया काफी, ठीक है। पेन है आपको और आप मेरे पास आए हैं और आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब मैं दर्द बहुत है, मेरा महीनों से चल रहा है, मैं चल लेता हूँ, मैं नीचे सोसाइटी के चक्कर लगा लेता हूँ एक दो, पर मेरा दर्द रहता है। और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आपने अभी तक क्या किया इसके लिए, और आप मुझे बताएं कि नहीं मैंने अभी तक बस कभी कभार दवा खा लेता हूँ, कभी कभार फिजियोथेरेपी करता हूँ बस, तो मैं कहूँगा कि अभी आप कुछ मत कराइए, अभी आपकी कार्टिलेज थोड़ी है, आप नी रिप्लेसमेंट मत कराइए, अभी अभी आप वेट करिए और आप अपनी फिजियोथेरेपी से आपके नी के आसपास की जो मसल्स हैं उन पे काम करिए, उनको नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि वो मसल्स आपके नी को सपोर्ट करें और बची कार्टिलेज भी आपकी और चल जाए। क्योंकि आप चल पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका कंप्लीट डैमेज अभी नहीं है, पेन भी टॉलरेबल इनफ है कि आप चल पा रहे हैं, तो फिर आपको पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी और अलग अलग मोडालिटीज से नी कैप लगाना, इन सब चीज़ों से 20% मिला करके भी हम लोग 60-80% का रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस दूंगा उनको, ठीक है। अगर आपका ग्रेड 3 है और आप आए हैं और आपका मुझे एक्सरे में दिख रहा है कि बोन टू बोन कांटेक्ट है, पर आप कह रहे हैं कि आप किसान हैं और आप गांव से आए हैं, और मैं पूछूं आप क्या करते हैं, बोलते हैं मैं सब कर लेता हूं बस मुझे दर्द रहता है, मैं पूछूं कि आप बैठ के दिखाइए मुझे, वो नीचे स्क्वाट भी कर रहे हैं, पालती मार के भी बैठ रहे हैं, तो भी मैं उनको पहले मैं पेन किलर दूंगा, मैं पहले उनको फिजियोथेरेपी कराऊंगा, ना कि मैं उनकी नी रिप्लेस कर दूं, जबकि टेक्स्ट बुक में हो सकती है क्योंकि बोन टू बोन कांटेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनका फिजियोलॉजिकल, उनका कॉम्पेंसेशन बहुत अच्छा है, ही डज नॉट नीड अ न्यू नी एट द मोमेंट अंटिल ही इज बेड रिडन, कि वो बिस्तर पे बैठ गए हैं दर्द के मारे या उनका नी जाम हो गया, वो चल नहीं पा रहे, उस केस में मैं नी रिप्लेस करूंगा जिनको जाम है। अगर आपकी कार्टिलेज डैमेज मुझे ज्यादा नहीं दिख रही पर आप बेड में बैठे हुए हैं, इतना दर्द है आपको, जैसे आपको रूमेटॉइड में हो जाता है, उस केस में मैं आपको जल्दी एडवाइस कर दूंगा कि हाँ आपको डैमेज नहीं है, टेक्स्ट बुक में एडवाइस नहीं है नी रिप्लेसमेंट, फिर भी आपको आराम मिलेगा तो आप करा लीजिए। तो हम लोग टेक्स्ट बुक्स का निचोड़ लेकर के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं इंडिविजुअली कि किसके केस में क्या अप्लाई करना है, किसके केस में बुक से बाहर हट के काम करना है और किसके केस में नहीं करना है। Sir, आई in होप management आंसर of हुआ आपका क्वेश्चन। sir, yeah, जी सर। सर आप good. कार्टिसेप्टी डायटिन ग्लूकोसामाइन MSM किस उसमें लिखते हैं, अर्ली कौन से ग्रेड में लिखते हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया सर आप डायथ्रिन ग्लूकोसामाइन MSM कौन से ग्रेड में लिखना पसंद करते हैं? मैं, चाहे आपको ग्रेड 1 भी है और चाहे आपको ग्रेड 0 भी है, अगर अगर आप मेरे पास आए हैं कभी भी और बोले हैं कि मुझे पेन हो रहा है और आप 30-40 प्लस हैं, तो मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा किसी जॉइंट सप्लीमेंट पे, क्योंकि ये देखिए बहुत सारी स्टडीज कहेंगी कि इनका काम कोई नहीं है, जीरो है काम इनका, बहुत सारी स्टडीज हैं जो कहेंगी कि हाँ ये इफेक्टिव है। अब उसकी बजाय अगर पेशेंट टू पेशेंट में देखूं तो कई लोगों को आराम मिल जाता है उससे, चाहे वो प्लेसिबो हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, पर जिसको जिससे फायदा हो रहा है वो मैं कंटिन्यू करूंगा और
अगर जॉइंट सप्लीमेंट मुझे देना है तो मैं अर्ली स्टार्ट करना प्रेफर करूंगा, जिससे कि आपको वो पेन रिलीफ पहले से ही रहे और आपके जॉइंट्स कार्टिलेज वगैरह मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, ग्लूकोसामिन सल्फेट भी आता है, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड भी आता है, सो कोई डिफरेंस है सर आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में दोनों में? ये आपको फार्माकोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे कि डिफरेंस क्या है। बताता है। ठीक है, ओके, इन प्रैक्टिस पता नहीं चल पाता। ठीक है, चलो क्योंकि ओके हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतनी क्लियर कट स्टडीज आइसोलेशन तो करते नहीं है पेशेंट का कि यही स्पेसिफिक दिया है, उसी से फायदा हुआ नहीं हुआ, तो इतने माइनर ओके, वेरिएशंस हम लोग जज नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। ओके सर। और सर ये आजकल कोलेजन टाइप 2 बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, सर आपका क्या उसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस है सर? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता देता हूँ। मेरे अभी 2 वीक पहले अनफॉर्चुनेटली स्लिप डिस्क हो गया था। आई वॉज बेड रिडन फॉर अ वीक। तो तब भी अरविंद मुझे कहा था सर ले लीजिए सेमिनार। मैंने बोला यार अभी तो मैं हिल नहीं पाऊंगा, तो फिर हमने पोस्टपोन किया। तो उस दौरान मैंने फिजियोथेरेपी कराई और मैंने कोलेजन खाई, तो मुझे तो रिलीफ मिला है। और मैं कोलेजन पेशेंट्स को देता भी हूँ। कोलेजन बेसिकली प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स हैं हम्म वगैरह। तो प्रोटीन तो बॉडी को आपको चाहिए ही रिपेयर के लिए। रिपेयर का काम ही है कि न्यू टिश्यू बिल्डिंग। तो न्यू टिश्यू, सारी हम्म टिश्यूज प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो आपको चाहिए हम्म ही। और वैसे भी डिक्लेयर्ड है कि इंडिया की डाइट में प्रोटीन इनटेक बहुत ही कम रहता है, हम सब डेफिशिएंट ही चल रहे हैं। हम्म तो थोड़ा भी यस सर। अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल गया, इट इज ऑल गोइंग टू बी यूज्ड अप एंड इट इज ऑल गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो प्रोटीन ऐड करना, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो आप स्पेसिफिक कोलेजन ले रहे हो, इट्स नॉट इट्स अ नो ब्रेनर कि आप तो लेना ही चाहिए। सर आप कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं कोलेजन के साथ या प्लेन? कॉम्बिनेशंस बेटर हैं, क्योंकि आपको और फायदे मिल रहे हैं दूसरी दवाओं के जो भी एडेड मिलता है है उसमें। उसके अंदर। हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी ऐड हाइलुरोनिक करते हैं एसिड आजकल, है ना, जो भी कॉम्बिनेशंस कुरकुमिन आजकल आ रहे हैं। आज के ज़माने में कुरकुमिन ऐड ट्रेंडी करते हैं है, हल्दी में। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो वही मिलते भी हैं, वही प्रमोट भी होते हैं, हम वही यूज़ भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी है। रिजल्ट भी है उसके, करेक्ट सर। ठीक है सर, कितने ड्यूरेशन के लिए आप सजेस्ट करते हैं अगर कोई पेशेंट लेना चाहे? ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोइटिन कॉम्बिनेशन है, तो कितने पीरियड के लिए आप सजेस्ट करेंगे? ऐसा तो कोई हमारे विंडो पीरियड है प्रिस्क्रिप्शन इसमें तो जो लेना मंथली पड़ता बनते हैं कि महीने महीने का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग। कोई रेगुलर फॉलोअप पे आता है ढंग से तो हम उसको 6 मंथ तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कर कोई सकते नहीं हैं? आता तो फिर वो लॉस टू फॉलो अप हो जाता है। अब वो उन्होंने ऑफ पेपर ले लिया, क्योंकि हमारे इंडिया में तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ पेपर ही लेती है। हमारे हम्म फार्मासिस्ट और केमिस्ट ही सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं दवाएं। हम्म, मैं क्लिनिक पे बैठा हूँगा, फिर भी सामने खड़े होकर के वो दे रहे होंगे, तो बता रहे होंगे दे ट्रीटमेंट की, इसका देते ये हैं। ले लो, उसका वो ले लो। हाँ ठीक सही है, बात है तो सर। ये रियलिटी है। ठीक है, हम्म तो अब कोई अपने ऑफ पेपर ले रहा है, सालों से ले रहा है, तो फिर मे बी उसका अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या लिया, कब तक लिया। क्या ले रहा है क्या? ठीक है, पर क्योंकि ये सही है सर। न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इनका तो आई थिंक दे कैन बी टेकन इन परपेचुइटी आल्सो इफ रिक्वायर्ड। अब वो तो कंपनी वाला बताएगा सर मैं मुझे ये कि सर इतना टाइम तक ही दे सकते हैं, स्टडी कहाँ तक की है। ले सकते हैं, अच्छा ओके सर। ग्लूकोसामिन में सुना था सर कि शुगर लेवल बढ़ाता है, तो सर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस आप पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? नहीं, ओके। बहुत सारी चीजें बहुत सारा शुगर वेरिएशंस करती हैं। मैं नहीं करता हम्म शुगर के मामले में। मैं अनलेस स्टेरॉइड दे रहा हूँ, उसका तो मुझे क्लियर कट पता है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली वो रेस करता है शुगर। शुगर कंट्रोल हम्म डैमेज। Sir, सर आपका your है, voice is not आपका coming. शायद माइक म्यूट हो गया है, माइक म्यूट। आवाज नहीं आ रही। No, sir, it's not coming. सर अभी 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 देखिए सर। हाँ, अब Yeah, sir. ठीक है। Yeah. कुछ पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो माइक का हाँ बटन ही चला गया।
माइक बटन यहाँ से या कहाँ से पता नहीं कैसे हो गई। हाँ, हाँ क्या कह सर, रहे थे? आप स्टीरॉयड का बता रहे थे कि स्टीरॉयड में आप स्टेरॉयड पेशेंट को में बहुत इन्फॉर्म ज़्यादा करते हैं। सिग्निफिकेंटली शुगर लेवल्स खराब होते हैं, हम्म। तो उस केस में हम बता देते हैं। कोई डायबिटिक है पहले से, तो हम लोग वैसे भी चेक करते हैं उनका करंट कंट्रोल कैसा है, HbA1c। हम्म। देखो, डायबिटीज ऐसी चीज है कि इतना लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है ना उसका, कि आपको ओवरऑल हम्म। एवरेजेस देखने हैं, ना कि अभी शुगर कितनी हो गई या कितनी नहीं हुई, ठीक है? तो अगर ओवरऑल एवरेजेस करेक्ट। इनके बैलेंस चल रहे हैं तो फिर देन इट्स फाइन। ये छोटे मोटे आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ता माइक्रो लेवल पे मैनेज राइट। करने का। यस सर। या हाँ सर, एनीबडी, अमित जी पूछिए, किसी को और क्वेश्चन पूछना है? एक Yeah. क्वेश्चन है, Good evening. हाउ टू मेंटेन कार्टिलेज एंड प्रिवेंट लॉस इन फ्यूचर, आर देयर एनी एक्टिविटीज दैट वी शुड अवॉइड और डू मोर? तो कार्टिलेज मैनेज करने का, और देखिए, बॉडी में एक चीज होती है, एक एक कॉन्सेप्ट होता है, डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी क्या होती है? अगर आप कोई चीज इस्तेमाल ना करें ढंग से, जिस चीज के लिए वो हम्म। बनी है, तो वो श्रिंक हो हम्म। जाती है और खत्म हो जाती है, ठीक है? दिमाग के हम्म। लिए भी है। अगर दिमाग आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो वो आपका दिमाग बिल्कुल वो हो जाएगा। नी जॉइंट, अगर आप आज अगर आप आज नॉर्मल हैं और मैं आपको नी में प्लास्टर लगा दूं 1 महीने के लिए, और उसके बाद मैं प्लास्टर खोल दूं, तो 1 महीने बाद आपकी नी स्टिफ निकलेगी, जाम, हम्म। ठीक है? हम्म। क्यों? आपको तो कुछ था ही नहीं, आपको तो प्लास्टर लगा दिया, आपको तो और फायदा होना चाहिए। नहीं, हम्म। हम जॉइंट को मूवमेंट रोक देंगे तो वो जॉइंट खराब होने लग जाएगा, जंग लग जाएगी, डैमेज होने लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो यूज में नहीं है। तो यूज होना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग ओल्ड पीपल। हम लोग ओल्ड पीपल को एक्टिव मोबाइल रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि इनके पेरेंट्स को काम करने दें, ना कि ये सोच के कि भैया पूरी लाइफ काम किया है, अब घर पे बैठाओ, इनको आराम दो। नहीं, इनको काम करने दो, क्योंकि वो रूटीन के जो काम कर रहे हैं, चाहे आपको लगे कि अरे मेरी पेरेंट्स 80 साल की माँ क्यों किचन में जाके काम कर, नहीं, वो उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर रहा है, वो उनको हेल्दी रख रहा है, वही काम। तो करने दो उनको जो काम करना है, ठीक है? जितने जॉइंट वो मूव करेंगे, जितना रेंज में मूव करेंगे, उतना ही उनका मेंटेन रहेगी कार्टिलेज, उतना ही उनको फायदा होगा। स्ट्रेसफुल कंडीशंस, स्ट्रेस इन द सेंस कि फिजिकल स्ट्रेसेस, किसी के प्रोफेशन में ऐसी चीज है जिसमें उसको लोड बहुत आता है नी में, हम्म। कोई जंपर है, कोई एथलीट है, कोई इस तरह का है, ठीक है? ओलंपिक ये है, तो उनके जॉइंट्स में ज्यादा चांसेस हैं डैमेज ज्यादा अर्ली होने की और ज्यादा सिवियर होने की, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ लोड। तो उस केसेस में यू कांट अवॉइड इट, वो उनका प्रोफेशन है, उसको फिर प्रिकॉशंस के लिए आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, मसल्स के साथ आपके टिश्यूज, जॉइंट सपोर्ट के लिए आपके जॉइंट कैप्सूल, टेंडन्स और लिगामेंट, जो भी चीजें जॉइंट के आसपास बंद है, जो जॉइंट को बना रहे हैं, वो सारी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जब सारी चीजें स्ट्रांग रहेंगी तो आप मेंटेन कर पाएंगे उसको। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ? हाँ Yes, sir. I have one question, sir. कि आपने बोला जैसे काफी सवाल आ रहे हैं कि ओए अगर प्रोग्रेस नहीं होना है तो व्हाट शुड बी डन। तो मुझे पूछना है कि ये हाउ यू लाइक विच मेडिसिन यू प्रिफर फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओए। अगर ओए का पेन तो होगा ही सर, मे बी फ्लेयर अप होगा या स्टार्टिंग स्टेज में होगा, तो विच आर द मेडिकेशंस और विच आर द ड्रग्स यू प्रिफर एंड हाउ लॉन्ग, मींस क्या पेशेंट प्रोफाइल देख के आप प्रिस्क्राइब करते हैं सर? तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, डिपेंड्स ऑन डॉक्टर टू डॉक्टर, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस, डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि हम कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और किसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बात ये है कि हमारे पास वैरायटी बहुत है, आज की डेट में ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। मतलब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास इतने हथियार हैं, तो मेरे पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम खुद ही कि कौन सी ट्राई करें और कब ट्राई करें, क्योंकि पेशेंट के पास टाइम कम होता है। फिर भी वी टेक जजमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट प्रोफाइल और ऑल्सो ऑन द हिस्ट्री। कई बार पेशेंट खुद ही बताते हैं हमें कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवा फायदा की, इससे मुझे आराम मिलता था एक टाइम पे। तो वी डू ट्राई समथिंग सिमिलर या अलोंग दोज लाइंस कि उस सॉल्ट को यूज करें जिससे उनको नोन बेनिफिट है।
उसके अलावा अगर नहीं फायदा होता तो हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। हम लोग को जब देखिए पेन मैनेजमेंट कई बार क्रॉनिक हो जाता है, लंबा चलता है, तो उस केस में हम लोग अगर क्रॉनिक में जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में, तो अगर हमें लंबी दवाइयाँ देनी है तो हम स्टेप डाउन करते हैं कि हम अक्यूट पेन मैनेज करने के लिए जो हायर मेडिकेशंस देते थे जिससे कि साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, तो हम लोग स्टेप डाउन करके घूम फिर करके जीरो करके पैरासीटामोल पे आ जाते हैं लास्ट में, जो आपका सेफ है, नोन है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का काम करता है। और अक्यूट फेज के लिए कि आपको फ्लेयर हुआ, आपको 3 दिन पहले आप ट्रैवल करके आए, आपका पेन बढ़ गया है, अब आप क्या करें, तो उस टाइम के लिए हम लोग 5 दिन का दवा का कोर्स कर दिया। वो डिपेंड करता है कितना लेवल है, एक से फायदा नहीं किया तो दूसरा दिया। एंड फिर उसके साथ टॉपिकल भी आप देते हैं सर? सब कुछ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, कोई एक चीज फायदा नहीं करती। ठीक है, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और आप मेकअप लगाएंगे, खाली लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं तो नहीं होगा ना, आपको हेयर भी करना है, आपको आईब्रोज भी करनी है, आपको कपड़े भी सही से पहनने हैं, तो ओवरऑल आपको लुक देखना है ना। तो वैसे ही आपको सारी चीजें देखनी है कि आपको अगर मैं टॉपिकल दे रहा हूँ उससे भी फायदा मिले, आपको फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ उससे भी फायदा मिले, आपको खुद के लेवल पे आपको आयुर्वेदिक करना है, होम्योपैथिक करना है, मसाज करानी है, वो सब कराइए, उससे भी फायदा मिले, पेन किलर से फायदा मिले। ठीक है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज से भी फायदा मिलता है, घर का माहौल कैसा है उससे भी फायदा मिलता है। सर टॉपिकल में अभी जेल्स, ऑयल, स्प्रेज काफी आते हैं, तो आप सब प्रिफर करते हैं या पेशेंट के ऊपर मतलब यू डिसाइड अपॉन पेशेंट मैं प्रोफाइल वो लगेगा प्रिफर करता हूँ डिजीज जो लेवल? अवेलेबल है इजीली, या जो पेशेंट अच्छा, ले सकता है। अगर उनके पास कुछ है पहले से, आप वो लगा लो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ आप ये ले लो। ये महंगा लग रहा है तो आप फिर आप देख लो सस्ता कौन सा मिल सकता है ऑल्टरनेटिव। तो जो मिल जाए वो लगा लो, वही है। देखिए, फैमिली मेंबर या फ्रेंड वही होता है जो आपको खड़ा है आपके दुख में। ठीक है, अगर आपके परिवार बाहर है और आप यहाँ पे तकलीफ में हो, आपका पड़ोसी काम आएगा। तो जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैटर करता है चीजें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, आई थिंक और कोई डाउट्स नहीं है तो वी कैन। Anyone else have any question, any doubt? सर मुझे ये पूछना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रीगाबलिन मिथाइलकोबालामाइन भी आप सजेस्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसका। वो अगर नर्व पेन है तो नर्व का स्पेसिफिक पेन में मैं उसको प्रिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है नर्व पेन दूर करने के लिए। और क्योंकि जॉइंट में होता है नर्व का भी कंपोनेंट, पर इतना सिवियर नहीं होता, और नॉर्मल रूटीन पेन किलर्स भी कंट्रोल कर ही लेती हैं उसको, तो इसलिए यूजुअली तो नहीं प्रिस्क्राइब करता। पर जब हम लोग सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता, तो हम लोग वो भी ऐड करते हैं कि देखिए शायद इससे फायदा हो जाए। क्योंकि कुछ आजकल कुछ ऑर्थोपेडिक्स हैं वो यूज करते हैं, तो मैंने पूछा कि सबसे एक बार जरा उसका करते होंगे, फायदा दिखता होगा इसलिए करते होंगे। यस सर, ओके, थैंक यू सर। सर ट्रांसडर्मल पैच यूज करते हैं सर आप? हाँ जैसे हमारा करता हूँ, जिनको पारदर्शिक पैच एसिडिटी है। ज्यादा हो रही है, कुछ हो रहा है, तो फिर मैं ओरल बंद करा देता हूँ, फिर ट्रांसडर्मल लगा देता हूँ। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। अमित, Thank you, और sir. क्वेरीज नहीं है तो वी कैन कंक्लूड। Yeah, ma'am. Thank you, sir. Thanks for your session, sir, and thanks for your information. थैंक यू सो मच sir. फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर बहुत अच्छा रहा आपका सेशन सर, और एक्चुअली टोटल हिंदी में था। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नोन इन हिंदी, तो इसके लिए भी और भी अच्छा रहा, तो सब लोगों को हाँ, इजी वी कैन डू द अंडरस्टैंड सेम रहा। थिंग। अगर इंग्लिश में किसी को चाहिए स्पेसिफिकली तो वी कैन डू द सेम थिंग इन इंग्लिश, नो वरीज। तो थैंकफुली पढ़ाई अच्छी होगी तो लैंग्वेजेस का कंट्रोल अच्छा है मेरा दोनों का, तो दैट इज नॉट एन इशू। थैंक यू सर। आपका नरेशन बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। नरेशन एंड द एग्जांपल्स आर एप्ट, तो समझ में जल्दी आ जाता है सर। थैंक यू। हाँ, और सर रीजनल लैंग्वेज में समझ के और अच्छा लगा। पर्टिकुलरली आपने द वे यू प्रेजेंटेड अच्छा लगा सर। थैंक यू। आप मुझे ये रिकॉर्डिंग भेज देना तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, हम भेजेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच ओके, सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी Thank you मच, for joining. टेक केयर, थैंक यू बाय सर, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।